दोस्तों, किसी ने बहुत सही कहा है, किसी इंसान को सिर्फ उसकी बाहरी शक्ल या बोझ देखकर जज मत कीजिए, क्योंकि हमें नहीं पता होता कि वो किस हालात से गुजर रहा है और उसके पास क्या जिम्मेदारियां हैं। आज मैं आपको पहाड़ों की गोद से एक ऐसी कहानी सुनाने जा रहा हूं जो आपके दिल को गहराई तक छू जाएगी। शिवपुर घाटी का रास्ता वाकई खतरनाक था। दोनों तरफ गहरी खाइयां थी जिनमें नीचे तक झांकने की भी हिम्मत नहीं होती थी। एक तरफ बहती तेज नदी की आवाज गूंज रही थी, दूसरी तरफ चट्टानों से टपकता ठंडा पानी। रास्ता इतना संकरा था कि दो लोग साथ साथ भी नहीं चल सकते थे। कभी रास्ता सीधा ऊपर की तरफ चढ़ाई करता तो कभी अचानक नीचे ढलान पर उतरता। जगह जगह फिसलन भरे पत्थर पड़े हुए थे। चलते हुए हर कदम पर सावधानी रखनी पड़ती थी। हवा इतनी ठंडी थी कि शरीर कांप उठता और तेज झोंकों से कई बार लगता कि जैसे कोई पीछे से धक्का दे रहा हो। सामने दूर तक दिखने वाली बर्फ से ढकी चोटियां पूरे नजारे को और भी खूबसूरत बना रही थी, लेकिन उसी खूबसूरती में मौत का साया भी छिपा था, क्योंकि जरा सी चूक और आदमी सीधा खाई में गिर सकता था। सबसे आगे चल रहा था धर्मवीर, कद काठी में मजबूत, लेकिन चेहरे पर गंभीरता और आंखों में जिम्मेदारी की चमक। उसके कंधे पर एक बड़ी भारी भरकम बोरी थी। उस बोरी का वजन देखकर ही समझ में आ जाता था कि इसे उठाना आसान काम नहीं है। पसीना उसके माथे से बह रहा था, लेकिन फिर भी उसके कदम ठहरे हुए और आत्मविश्वास से भरे थे। उसके पीछे 5 और लोग चल रहे थे। अभय, जो हमेशा जल्दीबाज और नखरेबाज किस्म का था। नरेश, जो थोड़ी सी मुश्किल आते ही घबरा जाता था। सुरेश, शांत स्वभाव का लेकिन दूसरों की बातों में जल्दी बच जाने वाला। इमरान, हंसमुख और मजाक करने वाला, जो हर हालात में हल्कापन ढूंढ लेता था। और आखिर में करण, सबसे छोटा और अनुभवहीन, जिसे अभी ऐसे रास्तों की आदत नहीं थी। इन सबके पास सिर्फ हल्के फुल्के सामान थे। किसी के पास पानी की छोटी बोतल, किसी के पास एक छोटा झोला। इसलिए चलते वक्त उनकी चाल हल्की और तेज थी। लेकिन जैसे जैसे वो धर्मवीर की भारी बोरी को देखते, उनके मन में सवाल उठता, आखिर धर्मवीर इतना बड़ा बोझ क्यों उठाए हुए हैं? क्या सच में ये जरूरी है? पीछे चल रहे यात्री बार बार धर्मवीर की पीठ पर रखी भारी बोरी को देखते हैं। बोरी इतनी बड़ी थी कि आगे का आधा रास्ता भी ढक जाता था। अभय बड़बड़ाते हुए बोला, ये धर्मवीर भी ना खुद तो मुश्किल में है और हमें भी खतरे में डाल रहा है। अगर इसकी बोरी फिसली तो हम सब साथ खाई में गिर जाएंगे। इमरान ने मजाक उड़ाते हुए कहा, लगता है इसने पूरी दुनिया का सामान बोरी में भर लिया है, मानो पहाड़ पर नहीं कहीं बाजार घूमने जा रहा हो। करण ने धीरे से कहा, मगर भाई, इतनी बड़ी बोरी उठाकर चलना आसान तो नहीं होगा। पता नहीं इसमें है क्या? नरेश झुंझलाकर ऊंची आवाज में बोला, धर्मवीर भाई, आप ये बोझ थोड़ा हल्का कर लीजिए, आधा सामान फेंक दीजिए, वरना ये बोरी हम सबकी जान ले लेगी। हमें रास्ता भी ठीक से नहीं दिख रहा। इस खामोशी से बाकी लोग और खींच जाते हैं। सबको लगने लगता है कि धर्मवीर जिद्दी है और बेवजह सबको खतरे में डाल रहा है। जैसे जैसे सब आगे बढ़े, रास्ता और भी संकरा होता चला गया। पहले जहां 2 लोग मुश्किल से साथ चल सकते थे, अब वहां सिर्फ एक इंसान के पैर टिकाने भर की जगह बची थी। एक तरफ गहरी खाई थी, जहां झांकते ही दिल कांप उठता था। नीचे बहते पानी की गर्जना इतनी तेज थी कि लगता था जैसे कोई दैत्य गुस्से में चिल्ला रहा हो। दूसरी तरफ चट्टान इतनी खड़ी थी कि अगर किसी ने हाथ बढ़ाकर सहारा लेना चाहा तो सिर्फ नुकीले पत्थरों से ही टकराना पड़ता। धर्मवीर अब भी सबसे आगे बोरी उठाए हुए चल रहा था। बोरी उसके कंधे से टकराकर दाएं बाएं हिलती तो पीछे वालों का रास्ता और भी तंग हो जाता। सुरेश ने डरते हुए कहा, भाई, अब तो यह रास्ता जानलेवा लग रहा है। एक गलत कदम और इंसान सीधे मौत की गोद में। करण कांपते हुए बोला, मुझे लग रहा है मेरे पैर अब साथ नहीं देंगे। हवा के तेज झोंके बार बार सबको पीछे धकेल रहे थे। पैर नीचे के ढीले पत्थरों पर पड़ते ही फिसलने लगते। हर कोई अपनी सांस रोककर चल रहा था। यात्रा अब पहले से कहीं ज्यादा खतरनाक हो चुकी थी और सबको यही डर था कि कहीं धर्मवीर का बोझ अब सबकी मुश्किल न बन जाए। अचानक पीछे चल रहे नरेश का पैर एक ढीले पत्थर पर पड़ा।
पत्थर खिसकते ही उसके पैर फिसल गए और वो संतुलन खो बैठा। आह! बचाओ! नरेश चीख पड़ा। उसका शरीर डगमगाया और वो खाई की तरफ झुक गया। बाकी लोग घबरा गए, लेकिन इतनी संकरी जगह पर किसी के पास उसे पकड़ने की भी गुंजाइश नहीं थी। सभी ने भयभीत आंखों से देखा कि नरेश अब गिरने ही वाला है, लेकिन तभी उसका हाथ किसी सख्त चीज से टकराया। घबराहट में उसने बिना सोचे समझे उसे कसकर पकड़ लिया। उसकी धड़कनें इतनी तेज थी कि उसे समझ ही नहीं आ रहा था कि उसने क्या थाम लिया है। बाकी लोग चिल्लाते हैं, नरेश छोड़ना मत, कसकर पकड़ो। उस पल सबकी सांसें थम गई थी। मौत और जिंदगी के बीच नरेश बस एक बोरी के सहारे टिका हुआ था। नरेश ने कांपती आवाज में देखा, हे भगवान, ये तो धर्मवीर की बोरी है। हाँ, वही भारी बोरी जिस पर सबने ताने कसे थे, वही अब उसकी जिंदगी की डोर बनी हुई थी। नरेश ने पूरी ताकत से बोरी को पकड़ लिया और चिल्लाया, धर्मवीर भाई, जरा बोरी को अपनी तरफ खींचो, वरना मैं गिर जाऊंगा। धर्मवीर तुरंत आगे झुका। उसके कंधे पर बोरी का वजन और भी भारी हो गया, लेकिन उसने जरा भी हिम्मत नहीं हारी। उसने दांत भींचे, कदम और मजबूत किए और पूरी ताकत से बोरी को खींचा। धीरे धीरे नरेश अपने पैरों को पत्थरों पर जमाने लगा। बोरी का सहारा लेकर उसने खुद को ऊपर खींचा। आखिरकार कुछ ही क्षणों बाद वो कांपते हुए वापस रास्ते पर चढ़ाया। बाकी पांचों लोग सन्न रह गए। सबकी सांसें जैसे एक पल के लिए रुक गई थी। नरेश जमीन पर बैठ गया। उसका शरीर थरथरा रहा था। उसकी आंखों से आंसू बहने लगे। अगर ये बोरी न होती तो आज मैं जिंदा न होता। नरेश हाफते हुए जमीन पर बैठा था। उसके हाथ कांप रहे थे। उसने गहरी सांस ली और कांपती आवाज में पूछा, धर्मवीर भाई, आखिर इस बोरी में क्या है? आप इतना बड़ा बोझ उठाकर क्यों चल रहे हो? हम सब तो सोच रहे थे कि आप बेवजह हमें खतरे में डाल रहे हो। बाकी सब लोग भी हैरानी और शर्म से धर्मवीर की ओर देखने लगे। उनकी आंखों में अब सवाल कम और पछतावा ज्यादा था। धर्मवीर ने एक पल चुप रहकर बोरी को जमीन पर टिकाया, फिर गहरी सांस भरकर बोला, इस बोरी में रस्सियां है, मजबूत लकड़ियां है, पानी है और वो सब सामान है जो किसी मुश्किल घड़ी में काम आ सकता है। धर्मवीर की आवाज और भी भावुक हो गई। भाइयों, ये रास्ता आसान नहीं है। यहां कभी भी हादसा हो सकता है। मैं जानता था कि सिर्फ अपने लिए चलना काफी नहीं होगा, इसलिए मैंने वो सब साथ रखा जिससे अगर किसी की जिंदगी खतरे में पड़ी तो उसे बचाया जा सके। सब लोग चुप हो गए। जिन लोगों ने अभी थोड़ी देर पहले धर्मवीर का मजाक उड़ाया था, वही अब उसे गर्व और सम्मान की नजर से देख रहे थे। अभय की आंखों में आंसू आ गए। उसने धीमे स्वर में कहा, धर्मवीर भाई, हम सब गलत थे। हमने बिना सोचे समझे आपको जज कर लिया, जबकि असली समझदार और बहादुर तो आप निकले। नरेश कांपते हुए खड़ा हुआ और धीरे से धर्मवीर के कंधे पर हाथ रखा। उसकी आंखों से आंसू बह निकले। भाई, आज अगर तुम न होते तो मैं शायद अब जिंदा न होता। अभय ने सिर झुका लिया और भारी आवाज में बोला, धर्मवीर, हमें माफ कर दो। हमने तुम्हें बिना जाने जज किया। हमें लगा कि ये बोरी सिर्फ एक बेकार का बोझ है, पर असल में यही हमारी जान का सहारा निकली। सुरेश ने गहरी सांस लेकर कहा, तुमने हमें सिखा दिया कि असली समझदारी बोझ हल्का करने में नहीं, बल्कि सही वक्त पर सही तैयारी रखने में है। इमरान, जो अब तक हंसी मजाक करता रहा था, पहली बार गंभीर होकर बोला, धर्मवीर भाई, तुम हमारे लिए फरिश्ते से कम नहीं हो। सब लोग अब एक दूसरे की ओर देखते हैं। पहले जो बोरी उन्हें खतरनाक लग रही थी, अब वही उन्हें सुरक्षा और भरोसे की निशानी लग रही है। सबके चेहरे पर थकान है, मगर आंखों में संतोष और कृतज्ञता की चमक। धर्मवीर रुकता है, अपनी बोरी को नीचे रखता है और गहरी सांस लेकर कहता है, दोस्तों, जिंदगी भी इसी पहाड़ की तरह है। हर कोई सोचता है कि बोझ छोड़ देने से सफर आसान हो जाएगा, लेकिन कभी कभी वही बोझ मुसीबत से बचा लेता है। नरेश उसकी बात पर सिर हिलाता है और कहता है, हम समझ गए हैं धर्मवीर, कभी भी किसी चीज को बेकार समझकर छोड़ना नहीं चाहिए। हो सकता है वही चीज किसी दिन हमारी जान बचा ले। अभय धीरे से जोड़ता है, और सबसे बड़ी सीख यह है कि हर साथी की अपनी अहमियत होती है।
किसी को छोटा मत समझो, किसी को बोझ मत कहो। इमरान मुस्कुराते हुए आसमान की ओर देखता है और कहता है, आज हमने सीखा कि असली ताकत बोझ कम करने में नहीं, बल्कि सही बोझ उठाने में है। जिंदगी में किसी बोझ या इंसान को बेकार मत समझो, हो सकता है वही किसी दिन तुम्हारा सहारा बन जाए। तो दोस्तों, अगर ये कहानी आपके दिल को छू गई हो तो इस वीडियो को लाइक करिए। इससे YouTube इसे और भी लोगों तक पहुंचाएगा। और अगर आप चाहते हैं कि ऐसी और भी कहानियां आप तक पहुंचती रहें तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं अगली कहानी में, तब तक के लिए धन्यवाद।